सर, अभी आपने देखा होगा आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत वो गए हुए थे मिथुन चक्रवर्ती से मिलने के लिए। क्या ये भी एक रणनीति है बंगाल इलेक्शन की? जी हाँ, सौरव गांगुली को पटा रखा है। मिथुन चक्रवर्ती बाई कास्ट ब्राह्मण हैं और सेकुलरिज्म का अगर सबसे बड़ा गढ़ अगर कोई विश्व में है तो वह है वेस्ट बंगाल। वहाँ दुर्गा पूजन में मुसलमान भी अपनी भागीदारी देता है और उनके रमजान के महीने में ताजिए में हिंदू भी। तो वो मिथुन चक्रवर्ती बुद्धिमान आदमी है, विद्वान है, मोहन भागवत के झांसे में नहीं आने वाले। ये मैं कन्फर्म आपको कर देना चाहता हूँ। वो जानते हैं कि बंगाल का विकास, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र, तो बंगाली जो होता है बड़ा तेज तरार होता है। आसाम का व्यक्ति बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है। एक बार तो आप काट की हंडिया आपकी चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ने जा रही। हाँ, ये है कि बीजेपी बंगाल में हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद अपने ही लोगों को मरवा करके करवा सकती है। इसलिए मैं बंगाल के और आसाम के नागरिकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना आपके चैनल के मार्फत करना चाहता हूं, इन संघियों से और इन भाजपाई नेताओं और कार्यकर्ताओं से आप लोग सावधान रहें। अगर बंगाल और आसाम का विकास चाहते हैं तो इनसे दूरी बना के रखें और देश उस प्रदेश में उद्योग धंधे लगेंगे। राहुल गांधी ने जो वादा किया है, कांग्रेस अब तक जो भी वादा करती है उसको पूरा करती है। जो भी आज तक वादा हुआ है कांग्रेस ने पूरा किया है। कांग्रेस इस देश की सबसे बेहतरीन और अच्छी पार्टी है, अच्छी सोच वाले लोग हैं, यहाँ कंगले नहीं हैं। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ बीजेपी के बहकावे में मत आइए। अगर देश का विकास करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, तो कृपया आप लोग अपने बुद्धि विवेक से अच्छे नेता का चुनाव करें, कांग्रेस का चुनाव करें। जय हिंद, जय भारत। आगे ना की मीनारें बोली मंदिर के कुंडारों से, आओ अपना भारत देश बचा लें इन संघी भाजपाई लंडूरों से। मतलब ये सत्य है कि ये देश अफवाहों के झांसे में आकर के, आपने कभी देखा होगा कचहरी में जाइए या कहीं जाइए, आप आसाम की रहने वाली हैं, बंगाल में जाइए, जादू टोना इस तरह का एक मूर्ख आदमी, अनपढ़ जाहिल कैसे पढ़े लिखे लोगों को धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर और लालच दिखा करके, फायदा दिखा करके किस तरह से गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करता है। भालू के बाल की जंतर बना करके कचहरी में आए दिन मदारी डमरू मरू बजा करके चूतिया बनाते रहता है और शाम को 1000 रुपया कमा करके चला जाता है। सर, बंगाल में इलेक्शन है। बंगाल के इलेक्शन में अभी आपने देखा होगा अमित शाह वहाँ पहुँचे और वो लोग जय श्री राम के नारे को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जब ममता बनर्जी को दुर्गा नाम से बोला गया है तो उन्होंने उसमें क्या ऑब्जेक्शन उठाया, वो भी आपने देखा हो। किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा राम के नाम का व्यापार करती है। इस देश के तमाम युवाओं को, इस देश के छात्रों को, इस देश के सनातन धर्म को मानने वालों को बड़े बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि सरकारें आती हैं और जाती हैं। आरएसएस का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, अमित शाह का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, मेरे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का इतिहास और अच्छी सही हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए। जो व्यक्ति मीडिया, आज तक का चैनल हो, एबीपी हो या जी न्यूज हो या उसके इर्द गिर्द घूमने वाले चैनल, माननीय राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि आज के डेट में एक स्लोगन है, एक नारा है जो किसी समय इमरजेंसी के दौरान 1975 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए
इस्तेमाल होता था कि हम दो हमारे दो, लेकिन आज के डेट में वही नारा, वही चीज कि हम दो हमारे दो इस सरकार के ऊपर, यानी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह और अडानी अंबानी, यानी दो गुजराती बेच रहे हैं देश को और दो गुजराती खरीद रहे हैं इस देश की संपत्ति को। रसिया के बाद विश्व की सबसे बड़ी रेलवे अगर है तो भारत की है। इसे हिंदुस्तान की लाइफलाइन भी कहा जाता है कि कम पैसे में आदमी अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकता है। पहले स्लीपर क्लास था, उसके बाद जनरल कंपार्टमेंट, जो गरीब दुखी लेबर क्लास के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वो जनरल में नहीं पैसा होता था, नहीं कन्फर्मेशन होता था, उससे उसमें यात्रा कर लेते थे। लेकिन आज के डेट में कौन कौन सी अडानी अंबानी की ट्रेन चल गई है जिसमें आम पब्लिक यात्रा नहीं कर सकती है, उसका रेट और हवाई जहाज का रेट लगभग बराबर है। तो ये बताइए कि इस देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, 20% से लेकर के 25% तक श्रमिक हैं और 5% कमाने मतलब उद्योगपति और रईस। सर अभी बंगाल में इलेक्शन है, आपने ये बताया बंगाल में जो इलेक्शन है, बंगाल की इलेक्शन को अभी आपने देखा होगा अमित शाह वहाँ पर सीए एमपीआर इन सब के ऊपर बात करें, सीए लागू करने के ऊपर बात करें, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये आसाम की जनता को और बंगाल की जनता को बखूबी समझना होगा। मैं आपको बता दूं, मैं आसाम में रहा हूं, तिनसुकिया, डिंजान, डिब्रूगढ़, हथियाली, छबुआ, डिगबोई, गुवाहाटी, इन इलाकों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। आसाम के लोग मानवता प्रेमी होते हैं, आसाम के लोग और बंगाल के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, इंटेलेक्चुअल बिरादरी के आते हैं। वहाँ की जनता को बखूबी इन भाजपाई नेताओं को अभी तो कितना का रोजगार देने के लिए, उनको अगर विकास देखना हो आसाम के लोगों को और बंगाल के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, केरला के लोगों को और क्या बोलते पांडिचेरी के लोगों को, तो उत्तर प्रदेश चले आवे, गुजरात का मॉडल देख लें, मध्य प्रदेश का मॉडल देख लें और आसाम और बंगाल के पड़ोस में है बिहार का मॉडल देख लें। उनके समझ में आ जाएगा कि ये भाजपाई और संघी कितने धूर्त होते हैं। इस देश का विकास मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के नाम पर नहीं किया जा सकता। इस देश का विकास पंडित नेहरू की थ्योरी को अपनाते हुए, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, बंगाल के और आसाम के लोगों, 5 साल सरकार है, 5 साल से सरकार है आसाम में बीजेपी की, कितना विकास हुआ। आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के तमाम बच्चे ही पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कितना रोजगार दे दी। वहाँ के लोकल लोगों को सोचना पड़ेगा। चाय बागान में काम करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश और बिहार का, वही बस गया है। मैं इतने प्रमाण दे दूंगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसमें कांग्रेस अभी जैसे बस यात्रा निकाल रहे हैं आसाम में भी, तो आप लोग तो पहले 15 साल तो कांग्रेस वहाँ पर रहे थे, तो फिर इतना अगर आप लोगों ने अच्छा, दरअसल आपको बता दूं, पूरी दुनिया जानती है कि सरदारों के सरदार, विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री सरदार मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार को क्यों नकारा? क्या कारण है? एक व्यक्ति आंदोलन शुरू किया यहाँ पे लोकपाल के नाम से, करप्शन के नाम से। उस व्यक्ति का नाम था अन्ना हजारे। दूसरी उसमें शरीक हुई दिल्ली की पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला और हटा भी दी गई।
अभी क्लब हटा दी गई है। लेकिन दिल्ली में, अच्छा, दिल्ली में तीसरा, अब सुनते जाइए, तीसरा उसमें शरीक हुआ, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, और आरएसएस वाले शरीक हुए तो इस देश की सत्ता पे काबिज हो गए। जो व्यक्ति, जिस देश का प्रधानमंत्री चाइना के आगे घुटने टेक देता हो, देश की जमीन चाइना के हाथों गिरवी कर देता हो, और चाइना का नाम लेने से जिस देश के प्रधानमंत्री की पतलून गीली हो जाती हो, उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश के शासनाध्यक्ष, उस देश की सरकार से अगर ये देशवासी भले की उम्मीद करते हैं, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, अपने कुनबे का नहीं हुआ, जिसके ऊपर माथे पर गोधरा का कलंक लगा हुआ है, जिसके माथे पर दिल्ली का कलंक लगा हुआ है, जिसके माथे पर पुलवामा सैनिक के हत्या का कलंक लगा हो, जिसके माथे पर गलवान घाटी में चाइना द्वारा प्रायोजित ढंग से हमारे देश के कमांडिंग ऑफिसर और 20 जवानों की हत्या का आरोप लगा हो, उस देश के प्रधानमंत्री को अगर इस देश का मूर्ख, बकलोल और चूते टाइप के अंधविश्वासी हिंदू अंधभक्त भगवान समझते हैं, तो इस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इस देश का पहला आतंकवादी, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला हत्यारा, जो खतना करवा करके नाथूराम गोड से यही दिल्ली में हत्या किया था। आरएसएस के पास इतनी बिंग है, दंगा फसाद, गाय काट करके मंदिर में फेंक दो, सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो, ये सब कलाओं से निपुण है। तो अभी असम में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, मैं उसी में बात करना चाहती हूँ सर। जिस तरीके से मैं आपको दावे के साथ, आपके क्वेश्चन को मैं समझते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि असम और बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलने जा रही है। आसाम भी इनके हाथ से जा रहा है, बंगाल भी जा रहा है, तमिलनाडु भी जा रहा है, पांडिचेरी भी जा रहा है और केरला भी जा रहा है। आप जिस तरीके से बता रहे कि बंगाल भी नहीं है, और बंगाल में जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी का भी एंट्री हो चुका है, तो उसमें वो देख के क्या लगता है कि जैसे उनको बताया जाता है कि बी टीम है साक्षी महाराज बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्नाव उत्तर प्रदेश से। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब जो है हमारे मददगार हैं, बिहार में मदद किया, यहाँ भी वो तो आरएसएस से पैसे लेता है, बीजेपी से पैसे लेता है मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करने के लिए। अब ये इस्लाम धर्म के मानने वालों को सोचना पड़ेगा। ये प्रभु राम को मानने वाले, बाबा भोलेनाथ को मानने वाले, जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा जी को मानने वाले लोगों को सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को सोचना होगा। इस तरीके से बीजेपी अपने इलेक्शन में या उससे पहले जिस तरह जमीन में काम करते, कांग्रेस इससे नजर क्यों नहीं आते सर? मैं आपको जमीन में नहीं काम करते हैं, ये अपने अभी बंगाल में कम से कम आरएसएस के 200-250 आरएसएस के लोगों की हत्या ही खुदे करवा दिए हैं। उसमें टीएमसी और कम्युनिस्ट का कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये तो अपने ही लोगों की हत्या। ये यहाँ पे भोपाल से सांसद है ना, वो क्या नाम है, प्रज्ञा ठाकुर, उससे बढ़िया शूटर कोई नहीं था। ये सुनील जोशी आरएसएस के प्रचारक थे, इसने ही उनको शूट किया था, गोली मारा था। उसकी हत्या में पहली बार जेल गई थी। लेकिन बीजेपी को बलात्कारी पसंद है, बीजेपी को व्यभिचारी पसंद है, बीजेपी को देशद्रोही पसंद है, बीजेपी को तमाम। अभी इन्हीं के थे कुलदीप सेंगर, वो कांग्रेस के नहीं, जब तक कोर्ट ने डंडा नहीं किया। और रंजन गोगोई आसाम के हैं ना, चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने कबूल किया किसी चैनल पर कि कोर्ट के सभी जज बिके हुए हैं। मैंने सुना भाई, कहीं देखा रंजन गोगोई साहब। इसका मतलब उन्होंने जितने फैसले दिए हैं माल मुद्रा भाजपा से लेके दिए होंगे। महुआ मोइत्रा ने जो आरोप लगाया है वो 100% सत्य है। महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं टीएमसी के हैं, बंगाल से है। तो
उनके तमाम आरोप सिद्ध हैं, सही है। इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा। आप बताइए, इस देश का श्रमिक घर पे बैठा हुआ, इस देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ, इस देश का छात्र स्कूल नहीं जा पा रहा, इस देश का बेरोजगार नौजवान और बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो क्राइम होगा, इसे कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। ये 1947 में कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में या 50 साल में या 60 साल में क्या किया। अरे भैया, ये जो बेच रहे हो, मोहन भागवत के पापा ने नहीं बनवाया था या बीजेपी नहीं बनवाई थी, बीजेपी ने ये आधारशिला नहीं रखी थी, वही जो बेच रहे हो कांग्रेस की आधारशिला। इन सबों ने कसम खा लिया कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है, इनकी खेती व्यापारियों के अधीन होगी, इनका सब कुछ अधीन होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल देता हूँ, ये जो बिल है, आप कहीं जाइए आम की बाग हो। सर, वो बिल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी हम इलेक्शन के ऊपर ही बात करेंगे। इलेक्शन के बाद असम के, जैसे अभी आपने पता होगा आपको, आपके क्या आप कांग्रेस से ही है, तो असम में अभी राहुल गांधी जी ने बताया कि जो टी गार्डन में काम करते हैं उनकी सैलरी बढ़ेगा अगर असम के सरकार, वहाँ पर अगर सरकार बनेंगे तो। ऐसे अलग अलग वादा तो कर रहे हैं सर, वादा तो करते रहते हैं, लेकिन आगे का क्या रणनीति है, किस तरीके जमीन में जिस तरीके से कांग्रेस को देखना चाहिए उस हिसाब से तो दिखाई नहीं देते। खूब दिखाई दे रही है। आप कह रहे कि कांग्रेस खूब दिखाई दे रही है। कांग्रेस ऑलरेडी थे वहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, आसाम का जितना विकास है बीजेपी ने किया। एक भी विकास बता दें, यहाँ से लेकर और स्टेट गवर्नमेंट का एक भी विकास बता दें, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, विपुल देव हैं, जो भी हों, हाँ, सर्बानंद सोनोवाल, जो भी हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। अरे जो भाजपाई श्रीलंका और नेपाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तो बनवा दिया, अमेरिका में बन गई, बाइडेन आ गया। इजराइल गए, वहाँ भी सत्ता परिवर्तन। ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ सत्ता परिवर्तन। ये सिर्फ जो देश का खजाना लूट रखा है इन्होंने, बैंकों को लूट रखा है, इस देश के किसानों की लोग को लूटने की जो कम से कम 40 लाख करोड़ का जो बजट, 40 लाख करोड़ की इनकम होती है, व्यापार होता है, उस पर आँख गड़ाए बैठे हुए हैं। तो ये वहाँ पर देखिए, भाजपा का कोई भी इलेक्शन आता है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे परवरदिगार आलम, कम से कम इस देश के सेना के जवान कहीं नहीं शहीद करवा दें। सब इस देश में हिंदू मुसलमान राइट ना करवा दें, अपने ही लोगों को मरवा देंगे। दिल्ली के घटना है, देख लीजिए, वो बिजनेस विवाद में आपसी हाथापाई में एक चले गए, जान से हाथ, वो भी मरमड़े थे, आरएसएस के थे, अयोध्या के रहने वाले थे। ठीक है सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।